अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट और वेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक मुकम्मल किया था। यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या था कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में एक स्केलर आ जाए तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट का नाम दे रहे थे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट है। इसमें क्या होगा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में भी एक वेक्टर आ जाएगा। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट में भी एक वेक्टर आ जाए तो हम ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कह रहे थे क्योंकि वहां मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का साइन यूज कर रहे थे। यहाँ दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस का साइन यूज करेंगे, इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। अच्छा जी, दो एग्जांपल्स हैं इसकी। जैसे एक टॉर्क की एग्जांपल है, मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, आर क्रॉस एफ, रिजल्ट में टॉर्क आ जाएगा। ये तमाम के तमाम चीजें वेक्टर हैं, सबका एरो बना हुआ है। फिर एक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, वी रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज की वेलोसिटी को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से दाखिल होगा तो उस पर फोर्स लगेगी। उस फोर्स को कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला है। ये एग्जाम्पल्स के लिए हमें याद करना होगा। अच्छा, अब आ जाए जरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी इस तरह से कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वहां आता था कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है। देखिए, ये याद रखिए कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये ए क्रॉस बी की वेक्टर फॉर्म शो कर रहा है। मतलब वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला, ये शो करेगा जनाब इसके मैग्नीट्यूड को, उतना पोर्शन। जबकि हम जानते हैं कि जो इसका यूनिट वेक्टर वाला पोर्शन है, यानी ये चीज, ये रिप्रेजेंट करेगी इसकी डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म है। अब ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल यू कैप लिखें, एन कैप लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे टेक्स्ट में इसको एन कैप से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लिखा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। यानी ये फॉर्मूला, अगर हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था क्योंकि वहां दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आता ही स्केलर था, तो स्केलर में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वहां एक ही तरीका था। लेकिन यहाँ हमारे पास चूंकि रिजल्ट में वेक्टर आएगा तो उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में करना है, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूनिट वेक्टर के साथ। और अगर सिर्फ उस वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड कंसर्न है तो हम मॉड यानी मैग्नीट्यूड उसका फिर मालूम कर सकते हैं सेकंड फॉर्मूले के साथ। ये ख्याल रखना पड़ेगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब जब क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पता ये चला कि जो रिजल्ट में आने वाला वेक्टर होता है वो पहले से मौजूद दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। पहले से मौजूद दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। यानी मिसाल के तौर पे देखिए, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। रिजल्ट में जो नया वेक्टर आएगा वो उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के, जिस सतह में ये दो वेक्टर्स मौजूद हैं उनके परपेंडिकुलर होगा। अब वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मालूम की जा सकती है एक रूल के जरिए। पहले जरा समझिए कि उनके प्लेन के परपेंडिकुलर का क्या मतलब है। ये देखिए, हमारे बुक के पेज नंबर 39 पे बता रहा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स किसी प्लेन में मौजूद हैं, यानी ये जो है वो इनकी प्लेन है, इनकी सरफेस है, इनकी सतह है। इस सतह में दो वेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के, जिस सतह में दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं, इस सतह के, इस सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए, वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड भी हो सकता है, जैसे ये इस वाली डायग्राम में शो किया गया है, और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब वो कब परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ये हम
इसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड रूल, जिसकी मदद से हम डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा भाई, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस कंडीशन में, ए क्रॉस बी की कंडीशन में निकालने का तरीका, मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी। उसमें राइट हैंड रूल ये कह रहा है कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को कर्ल करेंगे डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मगर किसमें, थ्रू द स्मॉलर एंगल। ये देखिए पहली डायग्राम जरा, इसमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किस किस का, ए क्रॉस बी मालूम करना है। तो अपने राइट हैंड को, सीधे हाथ को वेक्टर ए पर रखेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ जाना है, मगर लिखा हुआ थ्रू द स्मॉलर एंगल। देखें ए से बी की तरफ जाने का एक तरीका ये भी था, हमने डिस्कस किया था पिछली वाली वीडियो में, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल। हमें लार्जर एंगल मालूम नहीं करता, स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे ए से बी की जाने, क्योंकि हमें अभी ए क्रॉस बी निकालना है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारी थंब की डायरेक्शन में होगा, थंब इस वक्त आउटवर्ड आ रहा है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि भाई ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये आर या सी के बराबर है। दूसरी डायग्राम देखिए इसी तरह से, फिर वही दो वेक्टर्स हैं ए और बी, मगर अब मुझे क्या मालूम करना है, बी क्रॉस है। अब अपने सीधे हाथ को पे रखेंगे और बी से ए की तरफ आएंगे, मगर अगेन बी से ए की तरफ किस में आएंगे, स्मॉलर एंगल में, लार्जर एंगल में नहीं, लार्जर एंगल में नहीं, स्मॉलर एंगल में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो अब जो हमारा थंब होगा वो डाउनवर्ड यानी इनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। अब मिसाल के तौर पे देखिए वहां वेक्टर सी कहा था, तो मैं कह देता हूँ इस आने वाले वेक्टर को वेक्टर डी है। ये दोनों वेक्टर सी और डी बराबर नहीं है, देख लें, क्योंकि डायरेक्शन इनकी चेंज है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों के यूनिट वेक्टर मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर होंगे। अच्छा बेटा, अब इसी बात को देखिए हमारी बुक में ये राइट हैंड रूल की मदद से शो किया गया। जैसे मैं फर्स्ट फिंगर को वेक्टर ए की जानिब रखा, देखिए अपने राइट हैंड को ये फिंगर्स को कर्ल किया ए से बी की जानिब। जब फिंगर्स को ए से बी की जानिब कर्ल किया तो थंब हमारा पॉइंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, वेक्टर सी अपवर्ड। ठीक है, ये देखिए दूसरे स्टेप में दिखा रहा, फिंगर्स को कर्ल किया इस तरह से, वेक्टर सी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी। इसी को देखिए इन्होंने इस तरह की डायग्राम से शो किया हुआ वेक्टर जो हमने बनाई हुई है। ठीक, बस हमने क्या किया है कि इसको वेक्टर ए लिया है हमने, इसको वेक्टर बी लिया है। पहले ए से बी की जानिब किया तो वेक्टर आउटवर्ड आया, और जब बी से ए की जानिब आएंगे, इसको बी और इसको हमने ए लिया हुआ है, वहां चलाएंगे डाउनवर्ड। किसी को भी ए और बी का इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऑर्डर का ख्याल रखना है कि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। ठीक है जी, देख लीजिए दोनों डायग्राम। अब चूंकि ये वाली मोशन जो है क्लॉक के मोशन के अपोजिट है, इसलिए इस वाली डायग्राम को ये कह रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाली बात है। इसके अलावा एक इसके लिए स्क्रू रूल भी होता है, और स्क्रू रूल से भी हम डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी एक स्क्रू है इस तरीके से, हम स्क्रू को रोटेट करवाएं किधर, अभी कहाँ जाना है हमें, ए से बी की जाने, ये रहा ए ये रहा बी, ए से बी की जाने रोटेट करवाना। स्क्रू अपवर्ड आ रहा है, रिटर्न वेक्टर अपवर्ड हो गया। बी से ए पे जाना है, देखिए इसके लिए भी कोई स्क्रू रूल से कर सकते हैं। अब हमें बी से ए पे जाना है यानी इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करवाना है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट के हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह से अब क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उसी पैटर्न में चलेंगे जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं। अच्छा, बस ये ख्याल रखना है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक में ना हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे देखिए भाई क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल बट पैरेलल वेक्टर्स इक्वल्स टू जीरो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, उनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल हो, तो उसका रिजल्ट जीरो के बराबर होगा। क्यों? उसके मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। क्यों? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम मॉड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ए और बी इक्वल हैं,
ए और बी इक्वल हैं, जहां बी लिखा था उसकी जगह पे ए पुट कर दिया, मॉड ए से मॉड ए मल्टीप्लाई होकर मॉड ए स्क्वायर हो गया। चूंकि पैरेलल कह रहा है, वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 0 के बराबर हो गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 0 आ गया। अच्छा जी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। अब वेक्टर अनइक्वल हैं मगर अभी भी पैरेलल हैं, इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला यूज किया हमने। अब ए की जगह पे ए रहेगा, बी की जगह पे बी रहेगा, क्योंकि अनइक्वल है, लेकिन चूंकि कह रहा है कि अभी भी सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं, थीटा अभी भी 0 डिग्री होगा, साइन 0 0 के बराबर, और 0 से मल्टीप्लाई होकर मॉड ऑफ ए प्लस बी पूरा 0। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उसका रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। अच्छा जी, अब कह रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल। अब दोनों वेक्टर फिर से इक्वल हैं मगर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर है, यानी थीटा कितना है, 90 डिग्री। वही फॉर्मूला लिखा, बी की जगह पे ए पुट कर दिया, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर बराबर हैं, इक्वल हैं। ठीक, मॉड ए से मॉड ए मल्टीप्लाई होकर मॉड ए स्क्वायर, और साइन 90 बराबर होगा 1 के, 1 से मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट बराबर हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर। अगर हमने अभी यहाँ पे बी की जगह ए पुट किया, ये कह के कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर ए की जगह बी पुट कर देंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर। तो चौथे कैरेक्टरिस्टिक में दोनों वेक्टर अब इक्वल की जगह अनइक्वल है, मगर अभी भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अनइक्वल परपेंडिकुलर, इसका मतलब जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो उसमें ए की जगह पे ए ही रहेगा, बी की जगह पे बी रहेगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों वेक्टर अनइक्वल हैं, अभी भी परपेंडिकुलर हैं। थीटा फिर 90, साइन 90 फिर 1 के बराबर, मॉड ए मॉड बी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी के। अब अगर आप और करें तो जो हमने लास्ट वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था, उस स्केलर प्रोडक्ट का जो पहला और दूसरा कैरेक्टर था वह यहाँ थर्ड और फोर्थ बन गए हैं, और जो स्केलर प्रोडक्ट का थर्ड और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक थे वो यहाँ फर्स्ट और सेकंड बन गए। यानी स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए आ रहा था वो यहाँ पैरेलल के लिए आ रहा है, और स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट पैरेलल के लिए आ रहा था वो यहाँ परपेंडिकुलर के लिए आ रहा है। अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर था, लास्ट वीडियो में हमने उसको देखा था। अब ये कह रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, ए क्रॉस बी का रिजल्ट बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इसी को क्यों, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अभी हमने जो डायरेक्शन निकाली थी दो, राइट हैंड रूल की मदद से, स्क्रू रूल की मदद से, एक में वेक्टर सी जो रिजल्टेंट आ रहा था वो अपवर्ड था, दूसरे में वेक्टर डी बी क्रॉस ए में डाउनवर्ड था। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो वेक्टर डी होगा ये वेक्टर सी का ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को लिखने का एक और तरीका है कि ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए। यानी ये बता रहा है कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो वही बी क्रॉस ए का होगा, मगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस साइन से शो कर रहा है। तो अब हम ये कहें कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, या हम ये कहें कि हाँ भाई ये ओबे करता है एंटाई कम्यूटेटिव लॉ को, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। दोनों में से कोई किसी भी एक तरीके से इसको लिख सकते हैं। सिक्स कैरेक्टर में क्या कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर्स ए और बी से रिप्रेजेंट कर लिया जाए, रेक्टेंगल फोर साइडेड फिगर, हर एंगल 90 डिग्री के बराबर, पैरेललोग्राम फोर साइडेड फिगर, एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं। अब कह रहे हैं इसमें दो एडजेसेंट साइड्स को, जैसे कि इस वाली साइड को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर लिया, एडजेसेंट इसके बराबर वाली साइड को रिप्रेजेंट कर लिया हमने किससे, वेक्टर बी से। ऐसी कंडीशन में जब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमें कैलकुलेट करके बताते हैं। हमें ये पता चल जाएगा इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, हमें ये मालूम हो जाएगा अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। यानी ए क्रॉस बी निकालें और उसका मैग्नीट्यूड मॉड लें। यही कह रहा है इस कैरेक्टर के अंदर, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेवन कैरेक्टर, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट,
हाँ भाई, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए वो 1 के बराबर था, जबकि यहाँ 0 के बराबर आ रहा है। और इसकी सिंपल सी वजह यह है कि देखिए, अगर मुझे ए क्रॉस ए लेना है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा है कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। देख लें, करेक्टर नंबर 1 के अंदर भी ये रिजल्ट 0 था, वेक्टर पैरेलल थे। कैरेक्टर नंबर 1 के अंदर देख लीजिए पैरेलल थे, ये भी 0 था। कैरेक्टर नंबर 2 और 1 दोनों में ऐसे, वन में भी ऐसे ही था, 2 में भी ऐसे ही था। जब वेक्टर पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसलिए ए क्रॉस ए यानी सेल्फ प्रोडक्ट या सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के लिए 0 के बराबर होगा। द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा एडिशन के लिए। मिसाल के तौर पे 3 वेक्टर्स हैं, हम क्या करें, बी और सी वेक्टर को ऐड करें, उसका ए के साथ क्रॉस ले लें, या ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस सी निकालें, दोनों को ऐड कर लें, रिजल्ट बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। कैरेक्टर नंबर 9, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0। स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के 1 के बराबर था। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ही देखिए हमने वहां पे इस तरह से एक डायग्राम बनाई थी कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सेस हैं। आई कैप यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के लिए, जे वाई एक्सिस के लिए, के जेड एक्सिस के लिए। हमने कुछ इस तरह लिखा था कि अगर कहीं 2i लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो वेक्टर एक्स एक्सिस में है, जे होगा तो वाई एक्सिस में, के होगा तो जेड एक्सिस में। अब ये कह रहा है कि आई क्रॉस आई निकालिए, जे क्रॉस जे निकालिए, के क्रॉस के निकालिए, सबका रिजल्ट 0 होगा। क्यों? देख लें इससे ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का। दो एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आई क्रॉस आई, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस में हैं, सेम डायरेक्शन में है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। जे क्रॉस जे के लिए भी यही होगा, के क्रॉस के लिए भी यही होगा। फिर कह रहे हैं कैरेक्टर नंबर 10 में कि आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, और के क्रॉस आई जे के बराबर। देखिए हमने अभी ये पढ़ा कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट में जो नया वेक्टर आता है, उनका जो प्रोडक्ट आता है, वो पहले से मौजूद दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, आप ले रहे हैं वेक्टर्स किसमें, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। आई क्रॉस जे का तो ये मतलब है। तो एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस होगा। एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस होगा, इसलिए आंसर हमारा के में आएगा। इसी तरह से जब जे क्रॉस के लेंगे यानी वाई और जेड एक्सिस की बात करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होगा। के क्रॉस आई लेंगे यानी जेड और एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो रिजल्ट में वाई एक्सिस आएगा। ये ऑर्डर आपने याद रखना है, क्योंकि पेपर में अगर फर्ज कर लें आपको ऐसे आइडेंटिटी लिखा हुआ दे दे कि भाई आप तो याद करके गए आई क्रॉस जे से, या याद से अपने साथ लेके गए, पर्चा निकाला आपने, देखा उसमें आई क्रॉस जे के था, पेपर में आपको बोल दिया जे क्रॉस आई, तो अब ये के बराबर नहीं होगा, माइनस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ये वाली, ए क्रॉस बी तो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब ये पेपर में याद कैसे रखें कि भाई आई क्रॉस जे निकालना है, जे क्रॉस आई निकालना है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि बस आप ये याद कर लें कि भाई इन वेक्टर्स को ना आपने एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज। समझे जरा, यानी आप आई से जे की तरफ जाएंगे तो वेक्टर के मिलेगा, जे से के पर जाएंगे तो वेक्टर आई मिलेगा, और के से आई पर आएंगे तो वेक्टर जे मिलेगा। ये सब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, पॉजिटिव साइन आएगी। जहां आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे, तो आंसर तो यही आएगा मगर साइन चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए, जे क्रॉस आई बराबर होगा माइनस के, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ मैं, के क्रॉस जे बराबर होगा माइनस आई के। इसी तरह से आई क्रॉस के बराबर होगा माइनस जे के। अब ये दोनों एक साथ याद करना मुश्किल है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, तो आप ये काउंटर क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज याद कर लें। आई को जे के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो के पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, जे को के से करेंगे प्लस आई, के को आई से करेंगे प्लस जे, अपोजिट जाएंगे तो माइनस साइन लगाने पड़ेगा। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट मालूम करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें एंगल की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में
मालूम करने का एक फॉर्मूला है बगैर एंगल के। अगर हमारे पास वेक्टर है एक ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, वेक्टर बी है बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर आई जे की फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये होगा, ए के वाई कंपोनेंट को बी के जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए के वाई कंपोनेंट को बी के जेड से, माइनस साइन ए के जेड कंपोनेंट को बी के वाई से। इसी तरह से ए के जेड कंपोनेंट को बी से एक्स से, बी के एक्स कंपोनेंट से, माइनस साइन ए एक्स को बी जेड से, जे कंपोनेंट बन जाएगा ये इसका। और ए के एक्स कंपोनेंट को बी के वाई कंपोनेंट से, और ए के वाई कंपोनेंट को बी के एक्स कंपोनेंट से, ये जेड कंपोनेंट के कंपोनेंट बन जाएगा। इसी को लिखने का एक और तरीका 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन में काम आएगा ए क्रॉस बी निकालने। अच्छा बेटा, यहाँ दो बातें जरा समझिएगा, ये जरूरी है जरा। एक तो देखिए हमारे इसमें ये दिया हुआ है आइडेंटिटीज में, बुक में लिखा हुआ है कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। सही है, चलें ठीक है, ये बात तो हमने ही पढ़ी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर एडिशन, ये बात हमने भी लिखी है। मगर इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर है ए क्रॉस बी प्लस ये ए क्रॉस सी है बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये इन्होंने लिखा हुआ है कि द वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, दैट इज इफ एम इज ए स्केलर। तो याद रखिएगा, ये इससे ना गलत इंप्रेशन जा रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना वो एसोसिएटिव नहीं। देखिए एसोसिएटिव का मतलब यह है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 नंबर लिखे हुए हैं, लेट सपोज बता रहा हूं मैं आपको, 3, 4 और 2, ठीक। अब जरा देखिएगा, मैं ग्रुपिंग कर लूं, मैं किसमें क्या क्या ग्रुप बना सकता हूँ। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवाऊं, ठीक है, 2 अलग कर दूं। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई 3 अलग कर दूं, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ देखिएगा 4 2 जा 8, और फिर आखिर में 3 से मल्टीप्लाई करवाए तब भी 24। इसका मतलब नहीं ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, किसको पहले मल्टीप्लाई करवाना किसको बाद में, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर 3 वेक्टर्स है मेरे पास तो ऐसा नहीं होगा। ये एक खास कंडीशन में कह रहा है कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, और वो खास कंडीशन क्या है कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ वो वेक्टर नहीं है बल्कि एक स्केलर है, एम इज अ स्केलर, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो इसको एज सच कैरेक्टरिस्टिक में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये एक बस अपनी प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा कि वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट पर ओबे नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होता। अगर वेक्टर्स की बात करें 3 वेक्टर्स की, बट ये खास कंडीशन है कि अगर हम स्केलर है तो ये अप्लाई होगा।